नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन तथा मैनेजमेंट विषयों में बजटिंग कैसी की जाती है वो बताएंगे। और सबसे प्रमुख है कि विद्यालय का बजट कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, ये आज इसमें सब जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यालय बजट की। तो विद्यालय बजट की जब बात करते हैं तो विद्यालय बजट एक ऐसा विद्यालय की आमदनी तथा खर्च का औपचारिक विवरण है जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि निर्धारित अवधि में किसी संस्था की क्या आय होगी और क्या व्यय होगा। किसी भी संस्था का विकास उसकी आर्थिक व्यवस्था के संतुलन तथा असंतुलन पर निर्भर करता है। तो बजट को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है इससे। तो सबसे पहला आते हैं शिक्षा संबंधी योजना का बजट, दूसरा अनुमानित आय की राशि, तीसरा अनुमानित व्यय की राशि। तो आय व्यय के इस विभाजन के त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। रेखा चित्र में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए तथा सभी बजट संतुलन की स्थिति में होगा। दूसरी स्थिति में आय से व्यय कम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि विद्यालय में बजट का काल 1 वर्ष अर्थात 1 वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का काल होता है। आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष जो होता है, फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और इसी को जो है, इसी में आपका व्यय बनाना है। कहीं कहीं स्कूलों में पहले जानते हैं कि 1 जुलाई से चलता था, अब आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो त्रिभुज की शिक्षा योजना वाली पंक्ति को आधार रेखा कहा जाता है। तो शिक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं: विद्यालय की कार्य पद्धति, शिक्षकों की योग्यता और शिक्षक अन्य तथा अन्य जो बातें हैं। अब विद्यालय बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो विद्यालय बजट एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना होती है। फाइनेंशियल जो है आपकी प्लानिंग है। ये धन का प्रबंधशाला नीति से करती है, क्योंकि विद्यालय बजट जिस ढंग से बनाया जाएगा उसका प्रभाव विद्यालय के समस्त अंगों तथा कार्यक्रमों पर पड़ेगा। आय व्यय का प्रभाव शाला में निम्नलिखित रूप से पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं तो कि विद्यालय में कर्मचारियों की संख्या क्या है, उनकी योग्यता क्या है। तीसरा, विद्यालय स्तर पर किन कारकों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। चौथा, विद्यालय में कौन से कार्यक्रम पर कम बल दिया जाए। और 5वां है, विद्यालय स्तर पर किन उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम कि विद्यालय जो बजट तथा समाज की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक अभिष्ट वित्तीय साधन का कार्य करता है। अगला पॉइंट है, विद्यालय बजट का निर्माण कैसे करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। तो विद्यालय बजट बनाने वाले व्यक्तियों को पाठशाला बजट के निर्माण के सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए। सारी बातें उसे जानकारी होनी चाहिए। विद्यालय को जो व्यक्तियों को शैक्षिक मूल्यों तथा शैक्षिक प्रक्रियाओं का बोध होना चाहिए। जो भी बना रहा है इन सब बातों को जानना चाहिए। वर्तमान तथा भावी साधनों की जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ वो बुद्धिमान एवं परिश्रमी भी होना चाहिए। तो बजट कौन बनाता है अपने देश में, ये हमको आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और इस समय जो बजट बनाने वाली फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे आप दीजिएगा। और जल्दी से दीजिए, जिसको जिसको आता है फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन से हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और बजट कौन बनाता है, कौन मंत्री बनाता है, कौन जो है लोकसभा में बजट को पेश करता है। अब आगे बात करते हैं, विद्यालय आय व्यय को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, विद्यालय बजट का परिकल्पन। पहले तो परिकल्पना करो कि कितना कहाँ का खर्च होना है, क्या क्या सोचना होता है। परिकल्पना मतलब सोचना। फिर विद्यालय बजट का निर्माण करिए, है ना। विद्यालय बजट का प्रस्तुतिकरण तथा स्वयं करिए, और विद्यालय बजट का परिपालन करिए, और विद्यालय बजट का मूल्यांकन करिए। तो सबसे पहला बात आता है कि पाठशाला बजट का परिकल्पना। तो ये बजट की तैयारी की अवस्था होती है, जिसमें विद्यालय प्रधानाध्यापक संबंधी भिन्न भिन्न तत्वों को सहयोग लेता है। ये अनुभवी शिक्षकों, विभागीय अध्यक्षों तथा लिपिकों को बुलाकर उनसे विद्यालय संबंधी जानकारी प्राप्त कर विचार विमर्श करता है। इस प्रकार विद्यालय बजट के निर्माण में
विद्यालय प्रधान से लेकर सभी सदस्यों की भूमिका उत्तरदायित्व पूर्ण होती है। विद्यालय बजट में अनुमानित व्यय की गणना करना कठिन कार्य है, तो निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपके प्राइमरी में सरकारी जो है सब पैसा आता है, उसका भी बजट आपको बनाना है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो है, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज, जहाँ भी, सब कुछ जो है आय व्यय का ब्यौरा रखना होता है। कहीं कहीं पर सीए लगे होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में सीए कार्य करते हैं, और प्राइमरी में प्रधानाध्यापक अध्यापक ही सरकार ये सब कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, वर्तमान एवं पूर्व का आय व्यय स्पष्ट सामने होना चाहिए। पहले आय व्यय के आधार पर ही भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अगला है, वस्तुओं की पूरी सूचनाएं विद्यालय प्रधान अध्यापक के पास होनी चाहिए। विद्यालय में प्रवेशार्थियों की संख्या सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। विद्यार्थियों की वृद्धि के साथ शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यालय में उपकरण भी बढ़ाए जा सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से विद्यालय सेवा में कुछ सुधार किया जाए। अगला पॉइंट है, प्रधानाध्यापक व्यय संबंधित मदों का बीच में परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि अनावश्यक मदों को हटाया जा सके। अब दूसरा है, विद्यालय बजट का गठन कैसे करते हैं। तो इसमें दो गठन पाते हैं, पहले आय और दूसरा व्यय। फिर इनको दो भागों में बांटा गया है, आवर्तक रिकरिंग और अनावर्तिक नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इन आवर्तक जो रिकरिंग होता है कहाँ से आ रहा है, और नॉन रिकरिंग कहाँ से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब आय व्यय, जैसे यहाँ पर एक देखिए आपको उदाहरण तो दिया गया है, आपको बनाना होगा। जैसे पहला पॉइंट आता है आपका, पिछले वर्ष का शेष बचा धन, कितना धन बचा है। दूसरा, प्राप्त सहायक अनुदान कहाँ से, सरकार ने आपको कितना दिया, स्थानीय निकाय ने कितना दिया। शिक्षण शुल्क दंड, जो भी आप जैसे कोई फाइन ले लेते हैं, फीस में फाइन करते हैं, तो वो भी आपका एक आय का साधन है। शैक्षिक शुल्क कितना आया, शर्त शुल्क आया, परीक्षा शुल्क कितना आया, अन्य शुल्क कितना आया, चंदा और दान कितना मिला, स्थिर दान, और ये हुंडी जो होती है, पहले हुंडी चलती थी, लोग नोट्स देते थे, और विद्यालय विकास समिति द्वारा दिया गया। तो ये आय हो गई। और ये है आपका जो है कहाँ कहाँ पर खर्चा हुआ, प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन, संचित निधि है ना, संलग्न शिक्षकों का वेतन, जीपीएफ है ना। जीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आप सब लोगों का जीपीएफ कटेगा। एक होता है पीपीएफ, एक होता है ईपीएफ और एक होता है जीपीएफ। तो तीनों बातें आपको जाननी चाहिए। तो ईपीएफ आपका एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड होता है ना, और पीपीएफ और जीपीएफ का पूरा नाम लिखिएगा। फिर किराया कहाँ कितना दिया गया, कर कितना, बीमा कितना, साधारण मरम्मत तथा और आयतित व्यय। तो इस प्रकार से ये आपको आय व्यय बनाना होगा। फिर नीचे उसके बाद आपको योग लिखना होगा। इसके अलावा पुस्तकालय में भी खर्च कितना होता है, व्यायामशाला का खर्च, लकड़ी का साथ सामान का खर्च, छात्रवृत्तियां तथा पारितोषिक, विज्ञान संबंधी उपकरण, शैक्षिक उपकरण, अन्य कोई व्यय योग। तो जैसे सरकार का जो आय आपकी कहाँ से आई, व्यय कहाँ से आया, ये आपको नोट्स करना होगा। तो टोटल पॉइंट्स जो है आपको आय व्यय में रखना होगा। ये आपका पूरा विवरण हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अनावर्तक की बात करते हैं। तो राज्य अनुदान आयोग भवन हेतु कितना दिया, उपकरणों हेतु कितना दिया, ऋण कितना लिया, विशिष्ट कार्यों के लिए दान कितना दिया गया, योग। तो ये, और इसमें मुख्य व्यय में जो कहाँ भवन निर्माण में कितना खर्चा किया, विशेष मरम्मत में कितना खर्चा किया, फर्नीचर में कितना खर्चा किया, ऋण कितना प्रतिदिन जाता है, आरक्षण निधि कितनी है, हस्तांतरित धन कितना है, ये सब बातें पूरी आपको बनाना पड़ेगा। अगली बात करते हैं विद्यालय बजट का प्रस्तुतिकरण एवं स्वीकरण। तो विद्यालय बजट बनने के पश्चात उसे विद्यालय प्रबंधन समिति के पास भेज देना चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त संशोधन किया जा सके। यदि आय व्यय का गठन ठीक ढंग से होता है तो स्वीकरण में कोई कठिनाई नहीं होती। इसके दो सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला बात आता है कि आय व्यय अर्थात विद्यालय बजट में जिन जिन वस्तुओं के व्यय के लिए प्रार्थना की गई है उसका स्पष्टीकरण संबंधित व्यक्तियों के पास होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उसका औचित्य सिद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, आय व्यय या विद्यालय बजट का संबंध स्थानीय समाज के साथ भी रहता है, इसलिए इसका
प्रचार व्यापक होना चाहिए। जब विद्यालय बजट को समाज से समर्थन मिल जाता है तो विद्यालय के समस्त कार्यक्रम भली बात चलते हैं। इसके साथ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इनमें भाग लेते हैं तथा वे विद्यालय को दान भी देते हैं। आप आज जानते हैं आजकल स्कूल सारे व्यवसायिक संस्था हो गए हैं। पुराने ज़माने में स्कूल सब जो है समाज से, चंदे से, दान से चलते थे। अपने बाबा से, पिताजी से पुराने स्कूलों की चर्चा कीजिए, आपको बताएंगे। अगला पॉइंट आता है विद्यालय बजट का परिपालन। विद्यालय बजट का बनाने के पश्चात उसका परिपालन भी आवश्यक है। यदि सावधान पूर्वक भावी आय और व्यय की गणना की जाती है, फिर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण विद्यालय बजट में वांछित परिवर्तन करना पड़ सकता है। जैसे विद्यालय में परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, दान या चंदे की राशि में कुछ राष्ट्रीय या सामाजिक कारणों से कमी आ सकती है, आय व्यय में कुछ आपातकालीन निधि के रूप में भी व्यवस्था आवश्यक है। तो विद्यालय बजट के परिपालन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विद्यालय में विशेष परिस्थितियां आने पर आय व्यय में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा पूर्व में यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि विद्यालय बजट में अपेक्षित परिवर्तन किस विधि से किए जा सकते हैं। दूसरा, यह भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि विद्यालय की आय तथा व्यय पर किस का नियंत्रण होगा। विद्यालय प्रधानाध्यापक या विद्यालय शिक्षा अधिकारी या अन्य का उनके दायित्व जो हों स्पष्ट होने चाहिए। अगला, विद्यालय प्रबंधक तथा जिला शिक्षा अधिकारी आदि को बीच बीच में इस बात की जांच करते रहना चाहिए कि अनुमानित आय की व्यवस्था हमारे पास है और उस आय से ही व्यय किया जाना चाहिए। कोई कमी या दिक्कत आने पर शीघ्र उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अगला है पॉइंट है विद्यालय बजट से जुड़े सभी सदस्यों को इस बजट का नियंत्रण अपने उत्तरदायित्वों की सीमा के अंतर्गत करना चाहिए। और लास्ट 5वां पॉइंट है विद्यालय बजट का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंतर्गत एक बात करते हैं तो एक वित्तीय सत्र समाप्त होने के पश्चात विद्यालय बजट का मूल्यांकन कर लेना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किस मद में व्यय अनुमान से अधिक हुआ है और किस मद में निर्धारित अनुमान से कम व्यय हुआ है। तो बजट मूल्यांकन की 2 प्रमुख विधियां, पहले वस्तुगत विधियां और दूसरा लेखा ऑडिट द्वारा। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला पॉइंट, क्या समस्त अभिलेख जो रिकॉर्ड हैं विषयानुसार तथा पूर्ण शुद्ध तथा सही भरे गए हैं, उसमें कोई बात छूट तो नहीं गई है। क्या बजट में पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं तथा आवश्यक क्रियाओं के लिए भी वित्त व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। क्या व्यय किए जाने वाले वित्त का प्रयोग उचित प्रकार से हो रहा है और उसके द्वारा छात्र छात्राओं की शैक्षिक क्षमता बढ़ रही है। क्या आय व्यय की गणना या हिसाब सही रखा जाता है, कोई तथ्य छिपाया तो नहीं गया। क्या विद्यालय बजट में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए वित्त व्यवस्था कर ली गई है। आय व्यय में जो भी बातें अनुपयुक्त हों उन्हें छोड़ा जाए और उपयुक्त तथा आवश्यक को जोड़ा है। इस प्रकार इससे आगामी वर्ष का बजट अच्छा बन सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका विद्यालय बजट है। तो ये कुछ प्रश्न है, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए इसी कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं 4थे नंबर से, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वित्तीय प्रबंधन की विशेषताओं से संबंधित है। व्यापकता, नियंत्रण, नियोजन। तो ये आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताइए। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय की आय का स्रोत है। सरकारी निधियाँ, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, छात्र शुल्क या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स पे। 5 सेकंड का समय। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए द विकल्प सही होगा। अगला, बजट के प्रमुख तत्व कौन हैं। आय व्यय, भवन अनुदान, उपकरण अनुदान। तो आपका बजट का प्रमुख तत्व यहाँ पर जल्दी से बताइए विकल्प। तो यहाँ पर प्रमुख तत्व है आय और व्यय, ये विकल्प यहाँ पर सही है। तो आप सभी ने आज बजट बनाना, बजट का निर्माण ये सब जाना और इसको आपके भविष्य में काम आने के लिए ये आएगा, आता रहता है और आपकी परीक्षा में तो आएगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।